चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा गौरव, किस तरह से गौरवान्वित हुए बाबा साहब, इस पर चर्चा हुई भारतीय संविधान सभा में दिनांक 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच। भारत की संविधान सभा के विद्वान सदस्यों द्वारा गहन चर्चा करने के बाद जब संविधान का मसौदा पूरा हुआ और उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, उस समय तमाम विद्वान सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे गए। इसमें हम कुछ विद्वानों की राय लेते हैं। श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास जनरल से, और गोविंद मालवीय जी, श्री आर शंकर ट्रावनकोर से, इन 3 विद्वानों के हम इसमें विचार लेते हैं। तो सर्वप्रथम विचार लेते हैं हम श्री आर शंकर ट्रावनकोर के। आपने संविधान सभा में कहा, विधान का मसौदा बनाने वालों ने जिस योग्यता से अपने कर्तव्य का पालन किया है, उसके लिए मैं आरंभ में ही उनको बधाई देना चाहता हूं। और विशेषतः डॉक्टर अंबेडकर ने अपने तेजस्वी भाषण में जिस स्पष्टता और योग्यता से विधान के मसौदे के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या की है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं विधान के मसौदे की विस्तृत व्याख्या न कर उसके संबंध में केवल 1-2 बातों को ही चर्चा करके संतोष कर लूंगा। मेरे विचार से एक बहुत ही सशक्त केंद्र और बहुत कुछ अशक्त यानी कमजोर और एक समान प्रदेश ही विधान के मसौदे की मुख्य बातें हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी सच्चाई के साथ रियासतों के प्रतिनिधियों से यह आग्रह किया कि उनका रुख ऐसा होना चाहिए कि सभी रियासतों और प्रांतों के लिए यह संभव हो सके कि वे एक ही स्तर पर आ जाएं, और कुछ समय के उपरांत रियासत अर्थात स्टेट और प्रांत बिना किसी विभेद के समान रूप से संविधान के अंग हो सकें। यह विचार थे श्री आर शंकर ट्रावनकोर। ट्रावनकोर केरला में है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विचारों को हम आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व हम चाहेंगे कि आप यदि चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये विद्वानों के विचार हैं और अच्छे जो पढ़े लिखे थे, विचार करने वाले थे, उन्होंने ही इसमें सहभागिता की है। और चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यह वीडियो कैसा लगा, और दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करना है, तो शेयर भी करना है अन्य माध्यमों में। तो हम इसी आशा के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और पंडित गोविंद मालवीय जी के विचार लेते हैं। आपने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले इसके कि मैं कोई और बात कहूं, मैं सदस्यों का, मसौदा समिति का तथा उसके योग्य प्रतिभा संपन्न अध्यक्ष मित्र डॉक्टर अंबेडकर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमें विधान देकर बड़ा सुंदर कार्य किया है। विधान निर्माण की कठिन समस्या का उन्हें समाधान करना था और उन्होंने सफलतापूर्वक अपना काम संपादित किया है। मसौदे में बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके संबंध में हम किंचित परिवर्तन चाहते हों, पर ऐसा तो सभी बातों में होता ही है। तो जैसा कि पंडित गोविंद मालवीय जी ने कहा, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था बाबा साहब के सामने, या पूरे देश के सामने अंग्रेजों ने चैलेंज रखा था कि आप हमें एक ऐसा संविधान, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दें जो देश के लिए आने वाले समय में हम आश्वस्त हो सकें कि ये लाभकारी होगा और सुचारू रूप से
देश का शासन कार्य संचालित हो सकेगा। तभी हम देश को आज़ादी देंगे। और बहुत प्रयास करने के बाद बाबा साहब ने इसे स्वीकार किया और आगे के विचार हम लेते हैं श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, मद्रास जनरल से। आपने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, विधान के मसौदे के संबंध में कुछ बातें मैं जरूर कहूंगा, पर उसके पहले माननीय डॉक्टर अंबेडकर का अभिनंदन करूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने विधान के सिद्धांतों की व्याख्या इतनी योग्यता और बोधगम्य रूप से की है। फिर भी मुझे यह कहना होगा कि मेरे माननीय मित्र ने भारतीय ग्राम समाज की आमतौर पर जो निंदा की है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं उनके इस कथन से भी अपना प्रबल मतभेद प्रकट करता हूँ कि भारतीय भूमि पर प्रजातंत्र केवल एक ऊपरी आवरण है। भारतीय इतिहास के आदिकाल से ही यहाँ की विभिन्न संस्थाओं में प्रजातंत्रीय सिद्धांतों का समावेश पाया जाता है। लोगों ने इन सिद्धांतों को यहाँ तभी से अपना रखा है। प्रजातंत्र का आधुनिक स्वरूप यूरोपीय इतिहास में भी अपेक्षाकृत अप्राचीन है, मतलब नया है, अभी हाल का ही है, क्योंकि इसकी मुख्य मुख्य बातों का विकास फ्रांसीसी राज्य क्रांति और अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध के फलस्वरूप हुआ है। परिणाम प्रजातंत्र के परमावश्यक और मूलभूत सिद्धांत जिस रूप में आज वह समझे जाते हैं और उन पर अमल किया जा रहा है, इसके और बाद में जन्मे हैं और गत महायुद्ध काल में उसकी समाप्ति के पश्चात ही इनका प्रचलन बढ़ा है और इन्हें सारे संसार का समर्थन प्राप्त हुआ है। मेरे माननीय मित्र श्री टी कृष्णमाचारी ने मसौदा समिति के कार्य के संबंध में जो कुछ बातें कही हैं, उनको देखते हुए पहले इसके कि मैं प्रस्तुत विधान के बारे में अपना मत व्यक्त करूं, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना मेरे लिए तथा सभा के लिए भी जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रतिकूल होते हुए भी मसौदा समिति के सदस्य के नाते इस मसौदे के छपने के पहले मैंने इसकी कई बैठकों में यथेष्ट सक्रिय भाग लिया और जब कभी बैठकों में मैं शामिल नहीं हो सकता था, तब भी मैंने अपने सुझाव और नोट अपने साथियों के विचार के लिए भेजे। मसौदा के छप जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मैं समिति की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सका, इसलिए मसौदे में जो सुधार हुए हैं उनके सुझाव का श्रेय मुझे नहीं है। यह याद रहना चाहिए कि कुछ प्रश्नों के संबंध में विधान की मुख्य मुख्य बातें विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार करके इस सभा ने ही तय कर दी थी। इसलिए विधान के इस मसौदे पर विचार करने में सभा अब 2 वर्ष के बाद कोई नया काम नहीं करने जा रही है। जिन कई सदस्यों ने सभा द्वारा निश्चित इस विधान की कतिपय अर्थात कुछ बातों की आलोचना की है, वे भी जो निर्णय हो चुका है उसके दायित्व से अपने को किसी प्रकार मुक्त कर सकते हैं। मुझे इसमें शक है। विधान का संघीय ढांचा, जिसमें केंद्र को व्यापक शक्तियां दी गई हैं, समवर्ती सूची और उसमें रखे हुए विषय, प्रांतीय विधानमंडलों की रचना, प्रधान तथा शासक के निर्वाचन की पद्धति, विधानमंडल एवं अधिशासी वर्ग के बीच का संबंध, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का निर्माण और उनकी शक्तियां, वे मूल अधिकार जिनके संबंध में नागरिकों को प्रत्याभूति प्राप्त रहेगी, तथा विधान से संबंध रखने वाली अन्य कई बातें हैं, ये सभी इस सभा द्वारा निश्चित की गई हैं अथवा इस सभा द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों द्वारा इन पर विचार किया गया है। जहां तक कि मसौदा समिति ने इन अनुच्छेदों में इस सभा द्वारा तय किए हुए निर्णयों को स्थान दिया है, वह निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। हाँ, सभा को यह अधिकार है
कि विशेष कारणों के आधार पर वह इन निर्णयों में परिवर्तन करे। विधान के उन प्रावधानों के बारे में जिन पर की सभा ने विचार नहीं किया है, उसे अधिकार है कि वह पहले के स्वीकृत प्रस्तावों से तथा इस विधान के साधारण स्वरूप से सामंजस्य रखते हुए इनके संबंध में कोई निर्णय करें। विधान के मसौदे पर एक सरासरी निगाह डालने से सदस्यों को यह अवश्य मालूम हो जाएगा कि यह प्रजातंत्रीय शासन के ठोस सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें विकास और विस्तार की सभी आवश्यक बातें मौजूद हैं और यह विश्व के सर्वाधिक समुन्नत प्रजातंत्रीय विधान के समकक्ष है, अर्थात बराबर है। हमें यह रखना चाहिए कि विधान कुल मिलाकर वैसा ही होगा जैसा हम उसे बनाएंगे। यह हमें याद रखना चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण आप पाएंगे अमेरिका के विधान में, जिससे कि वहाँ की विभिन्न रियासतों ने जब अंतिम रूप से स्वीकार किया था, तो उनमें इसके लिए जरा भी उत्साह और उल्लास नहीं था, किंतु काल की कसौटी पर वह खरा उतरा, यानी समय की कसौटी पर खरा उतरा और शेष प्रजातंत्रीय विश्व इसे एक आदर्श विधान मानता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी हमारा देश का संविधान देश के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है और हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। कुछ मामलों में तो हम विकसित की श्रेणी में भी पहुंच चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये संविधान की विशेषता ही है कि देश के सर्वांगीण विकास में पूरी तरह से समर्पित है और दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है। तो आशा है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे संविधान की रचना हुई और किस तरह इसका आगे विकास होता जा रहा है। इसमें तमाम संशोधन करने की भी गुंजाइशें हैं। तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखें और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और हमारा आगे सब लोगों तक विचार को पहुंचाने के लिए सहयोग करें, अर्थात इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। इसी अपेक्षा के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।